भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान अब चोरी के बाद सीनाजोरी पर आमदा है। पहले पाकिस्तान ने सभी इंटरनेशनल कानूनों और संधियों की अनदेखी करके जाधव को फांसी की सजा सुनाई और अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को ईरान बॉर्डर से अगवा किया था। बाद में पाक आर्मी ने जाधव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी दिखाई और गुपचुप ढंग से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करके फांसी की सजा सुना दी। पाकिस्तान ने 16 बार काउंसिलर एक्सेस देने की भारत की मांग भी अनसुनी कर दी। लिहाजा भारत ने जाधव केस में पाकिस्तान की एक तरफा कार्रवाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी थी। इस मामले को गंभीर मानते हुए द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें दोनों देशों की दलीलें सुनी गई। आज इंटरनेशनल कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को काउंसिलर एक्सेस न देकर वियना संधि का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वो इस मामले में अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाए और जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की इस जीत पर पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अपनी नाकामी मानने के बजाय अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय है, सर्वसम्मति से लिया गया। 15 जजेस हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया भर को रिप्रेजेंट करते हैं इस कोर्ट में, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। और इस आदेश में किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ है। ये स्पष्ट है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. This suggests that an execution could take place at any moment thereafter, before the court has given its final decision in the case. तो इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच हम बड़ी बहस करेंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयवीर शेरगिल, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। थोड़ी देर में उज्जवल निकम साहब जुड़ेंगे, जो कि वकील हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर, दोनों डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद है। और पाकिस्तान से मेरे साथ हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जो कि जियो टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आखिर कैसे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने से इनकार कर सकते हैं? क्योंकि वियना कन्वेंशन से आप भी बंधे हुए हैं, जिनेवा कन्वेंशन से आप भी बंधे हुए हैं। जी, आपने ये मुझसे सवाल किया? जी। आपने ये कैसे कह दिया कि मानने से इनकार कर दिया है? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि इस बात को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप फैसले को देखें तो फैसले के अंदर ये कहा गया है, पहली बात तो ये कि ये इस बात को देख लीजिए कि जब भी आप अदालत के अंदर जाते हैं, क्योंकि मैटर ऑफ डेथ है, तो अदालतें स्टे नहीं करेंगी, तो प्रोविजनल ऑर्डर पास नहीं करेंगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाएगा। तो अभी असल मामला है इख्तियार समाअत का। जो फॉरेन ऑफिस ने बात की है, वो बात की है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है, इसको हम चैलेंज करेंगे, और वो बात अभी तक तय नहीं हुई है। तय इस हद तक सिर्फ हुई है, प्रोविजनल उसमें उस तक है कि आप जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान के वकील का जो ये मौक़िफ़ था कि 2008 का जो कन्वेंशन है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसपे आपकी सरकार ने भी दस्तखत किए हैं और हमारी भी सरकार ने दस्तखत किए हैं, कि उसके तहत नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और खसूसन सिक्योरिटी से हवाले से, टेररिज्म और दूसरे हवाले से वो काउंसिलर एक्सेस नहीं दी जा सकी। तो आपका केस तो अभी ये है कि उनको काउंसिलर एक्सेस दी जाए। तो अभी तो अब आपने खुद ही अपने जो इब्तिदाइया था उसके अंदर ये बता दिया कि अभी उन्होंने कहा है कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता, फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रोक दी जाए। अब पाकिस्तान का मौका भी यही था कि हम तो अभी तो एक पूरा उसका अपील का प्रोसेस बाकी है और 152 दिन अभी बाकी हैं, 152 डेज अभी बाकी हैं। 152 डेज अभी बाकी है। सिन्हा साहब, आप इस कयूम साहब की इस इंटरप्रिटेशन को ठीक मानते हैं? देखिए दीपक जी, ये इसको तोड़ करके ये पेश कर रहे हैं।
जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का एक वेरी क्लियर कट डायरेक्शंस आए हैं, जो उन्होंने आर्टिकल 1 ऑफ ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर में उन्होंने ये बताया है कि 2008 का जो बायलैटरल हमारा ये डायलॉग था वो टोटल नकारा कर दिया उसको, और वो कहते हैं कि हमारा जुरिडिक्शन इसके ऊपर है। जो ये कह रहे थे अभी कयूम साहब जो कह रहे थे कि वो हमारा जुरिडिक्शन के ऊपर में फिर से बातचीत होगी, ये एब्सोल्युटली गलत है, उसको तोड़ मरोड़ के ये पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक रिस्क ऑफ इर्रिपरेबल प्रेजुडिस जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, उनको ये आशंका है कि पाकिस्तान इसको नकारा करके शायद उसको फांसी की सजा दे दे, तो उसको एक्सक्यूट कर दे। ये उनके जो फॉरेन ऑफिस है उसके अटॉर्नी जनरल साहब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट आई है उसको नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानने के बाद दें। ये नेशनल टीवी पे ये दूसरी बात कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो ये तो पाकिस्तान टोटली कंफ्यूज लग रहा है। देखिए, इस जजमेंट में एक ही ब्रेथ के अंदर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अपना पक्ष को और स्ट्रांगली रखेंगे। तो आज के दिन में पाकिस्तान को जो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जो वो एड्रेस कर रहे हैं, उतना स्पेस भारत को देना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट की तरह जैसे उभर रहा है, यदि वो स्पेस चाहता है तो इंडिया को हमें देना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम साहब भी जुड़ गए, सीधे पहले उनसे बात करते हैं और इसके कानूनी मतलब को समझ देते हैं। उज्ज्वल निकम साहब, क्या है इसका कानूनी मतलब? क्या पाकिस्तान इसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, जिस तरह की बात सिद्दीकी साहब ने कही? क्योंकि जो इंडिकेशंस है कोर्ट के वो बड़े क्लियर है। देखिए, कोर्ट ने ये साफ बात कह दी है आज कि ये आईसीजे की ऑर्डर बाइंडिंग है और उसका कंप्लाई इन स्पिरिट पाकिस्तान ने आईसीजे को देना चाहिए, ऐसा बताया। और ये भी कहा है इंटीरियम स्टे दे दिया है, और जब तक ये आखिरी तक फैसला नहीं सुलझा जाता है तब तक वो स्टे कंटिन्यू रहेगा। ये बैकग्राउंड पर अभी हमें ये देखना है कि आज पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज जी ने आज ये बात बताई कि हम इसको नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा कि आज आईसीजे को वापस जुरिडिक्शन नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान का डॉन पेपर देखा होगा तो डॉन पेपर में पाकिस्तान के कई बड़े जूरिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था। देखिए, पहले से भारत क्यों गया आईसीजे में कि पाकिस्तान, जब हम 16 बार उसे पाकिस्तान ने के पास गए कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया, वो दिया गया नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जब इकबाली बयान लिया है और उस इकबाली बयान के आधार पर पाकिस्तान का आर्मी कोर्ट सजा सुनाता है फांसी की, तो पाकिस्तान कोर्ट को क्या तकलीफ थी सरकार को कि भाई उनसे काउंसलर एक्सेस न दिया जाए? इसका मतलब है कुछ तो भी काल में डाला है। क्या गड़बड़ है? तो पाकिस्तान का कानून भी यह कहता है, क्योंकि मैं जब इस्लामाबाद में गया था 26/11 के आतंकवादियों को फांसी देने के बाद, जब वहां के होम मिनिस्ट्री और उनके सेक्रेटरी वहीं से डिस्कस किया था, पाकिस्तान के पीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से डिस्कस करा था। पाकिस्तान का कानून और भारत का कानून सिमिलर कानून है, और यह कानून कहता है कोई भी मुलजिम का इकबाली बयान अगर आप इल ट्रीटमेंट से लेते हो, टॉर्चर करके लेते हो, तो इनएडमिसिबल है। और हमारा दावा इस बात का है कि कुलभूषण जी का तुमने इकबाली बयान इस ऐसे लिया है, टॉर्चर करके लिया, कि आज उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन कंप्लीटली कोलैप्स है। इसलिए पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि इसलिए अगर इंडिया को काउंसलर एक्सेस दिया जाए तो पूरी पोल खुल जाएगी। दूसरा कोई कारण पाकिस्तान के पास नहीं था। पाकिस्तान जो कह रहा था कि स्पाई है, हमने अमेंडमेंट किए लॉ में, और ये 2008 के एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट 2008 के एग्रीमेंट के मुताबिक ये नहीं है, तो ये तो आईसीजे ने खारिज कर दी है। अभी हमें यह देखना है कि अभी भी पाकिस्तान यही नकार की घंटा बजाने वाला है, और आईसीजे की कोर्ट की जो ऑर्डर आज एक मेरिट पे दी गई है, मैं ये कहूंगा मेरिट यानी प्राइमा फेसी मेरिट मैं कहूंगा कि इस आधार पर आईसीजे ने कहा है कि जिसके आधार पर उनको जुरिडिक्शन है, काउंसलर एक्सेस देना चाहिए, और इसलिए फांसी को रोक लगाई। मेरे हिसाब से यह भारत की पहली कानूनी जीत है, ऐसे मैं मानता हूं।
पहली कानूनी जीत बता रहे हैं। मुझे पता है उज्जवल साहब आपके पास निकम साहब आपके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो हालात बने हैं उसको देखते हुए क्या ये डर अभी भी बना हुआ है कि पाकिस्तान कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता है कुलभूषण जाधव को? इसके प्रति हमको क्या सजग रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इतनी शरारत तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी उनके पर प्रेशर होगा। चाहे सरताज अजीज जी कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान की ये हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज आईसीजे के फैसले में पाकिस्तान में डिवाइड ओपिनियन हो गया है। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर जो हर बार इंडिया की लड़ाई जंग की भाषा करते और सिविलियन लोग जो उनकी बात अलग है, इनमें से एक तो बात पूरी जाहिर हो गई है कि डिवाइड हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भी ऐसा शरारती काम कर सकता है, इसे हमने चौकन्ना तो रहना चाहिए। और इसीलिए भारत ने एक फॉर्मल अपील, जिसको सजाए मौत को चुनौती के लिए पाकिस्तान के पास दर्ज किया है। लेकिन उस वक्त हमें यह मालूम नहीं था कि कुलभूषण जाधव की ट्रायल किस हालात में चलाएगी, उनको बचाने के लिए उनको वकील दिया गया है क्या नहीं गया, उनका इकबाली बयान सच दी है क्या नहीं है, इसके बारे में आज भारत को कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए काउंसलर एक्सेस इमीडिएट लेके और अमेंडमेंट हमें करना होगा, क्योंकि आखिर कुलभूषण जाधव को फांसी देना न देना ये पाकिस्तान का कोर्ट तय करेगा। और इसलिए मुझे डर इस बात का है, और इसलिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जाना चाहिए। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मेरा पूरा विश्वास है, बहुत आदर रखता हूं, क्योंकि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को एक चांद दिखा दिया था। उन्होंने ही आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब को भी एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक हमें एक दिलासा दिया है। तो हमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से ये भी एक रिलीफ लेना होगा कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो भी ट्रायल चलेगी वो इंडिपेंडेंट इंपार्शियल चलाई जाए। वो आर्मी कोर्ट ने जो चलाई जा रही है उसमें क्या क्या खामियां हैं वो हमें देख के आर्मी को बताना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया निकम साहब। सिद्दीकी साहब, सीधा सवाल आपसे, क्या जो डर बना हुआ है भारत के अंदर कि पाकिस्तान अभी भी फांसी लगा सकता है कुलभूषण जाधव को हेग के फैसले के बाद, क्या पाकिस्तान ऐसी कोई शरारत करेगा? क्योंकि आपको वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है। चले, एक बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपके जो साहब बोल रहे थे वो डर रहे थे। अब इसमें डरने वाली कौन सी बात है भाई? आपने एक कानूनी जंग शुरू की है। आप ये देखेंगे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कुलभूषण का मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। अच्छा, अभी आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी हक में फैसला आ गया, कानूनी जीत आपने कर ली। मेरा ख्याल है कि ये इग्नोरेंस है, इससे सारे लीगल प्रोसेस है, इसको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है या पॉलिटिसाइज करके उसका बेनिफिट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ए नॉर्मल रूटीन कि क्योंकि डेथ का मामला है, अगर उसके अंदर वो पहले ही वो ये कर दें, स्टे ना करें, तो मामला तो खत्म हो जाता। तो अभी तक जो बात है वो है किस बात पे होगी, फाइनल डिसीजन किस पे होना है। अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काउंसलर एक्सेस के हवाले से 6 केसेस के फैसले किए हैं, उसमें ये 7वां केस है। अभी ये मुकदमा कब लगता है अभी पता नहीं, भारत सरकार इसको परसू करेगी भी या नहीं करेगी। इसके बाद क्या स्टे के ऊपर पुश होने के बाद वो भाग जाएंगे वहां से? दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूशन तो पाकिस्तान पहले से कह रहा है कि पाकिस्तान का अपना एक पूरा लीगल प्रोसेस है, उसमें वो मौजूद है कि 152 दिन तक जो है वो बिल्कुल इस किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा हो जाए तो इसके लिए उन्होंने स्टे कर दिया। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अभी जो जुरिस्डिक्शन का मामला है उसके ऊपर बहुत सारी बहस होनी है, और तकरीबन इस केस के अंदर 1 साल तकरीबन। लेकिन प्राइमा फेसी पाकिस्तान की दलीलों को नकार दिया है। कयूम साहब, आपको मानना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी पाकिस्तान की दलीलों को नकार दिया है। और नलिन कोहली, बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ है, वो भी आपको यही कहेंगे। सरकार कोई पीछे हटने वाली नहीं है। भारत सरकार इस फ्रंट पे कम से कम पीछे नहीं हटेगी। किसी भी अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी रियासत को आखिरी हद तक जाना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले उसको अपना सिटीजन ना माने और फिर उसके बाद आपने अभी जो साहब थे वो केस के मेरिट्स के ऊपर बात कर रहे थे, केस के मेरिट्स के ऊपर तो अभी तक बात हुई नहीं है। जहां पे एविडेंस आएगा, और जब एविडेंस आएगा फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि कुलभूषण ने जब जिन 25 लोगों का
और कुलभूषण की निशानदेही के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 5000 लोगों का वो जो नेटवर्क था, वो जो पाकिस्तान की फोर्सेज ने डिसमेंटल किया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाकयात के अंदर कमी आई है, उस हवाले से जो एविडेंस है, आपका क्या ख्याल है कि कोई इतने कमजोर थे कि अगर ये सब कुछ लेने के बाद एक कुलभूषण को देखिए साहब, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कह रहा हूँ। और यही सवाल लेकर मैं नलिन कोहली के पास चलता हूँ कि नलिन कोहली जी, पाकिस्तान हमेशा डिनायल के मोड में क्यों रहता है? हम एक लीगल, अब मेरे कई पहलू हैं दीपक जी जिस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात है जो आपने प्रश्न पूछा कि डिनायल में क्यों रहते हैं, थोड़ा इसका फीडबैक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे वापस फीडबैक आ रहा है, द ऑडियो इज इंटरफियरिंग, तो वो हटवा दीजिए प्लीज फीडबैक। मैं अभी कोशिश करता हूं, तब तक राठौर साहब, आप क्या सिद्दीकी साहब, कयूम सिद्दीकी साहब की इस बात से सहमत है जो वो कह रहे हैं, या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से डिनायल के मोड में है? 26/11 के बाद डिनायल के मोड में था, करगिल के बाद डिनायल के मोड में था, जब भी आतंकी ऑपरेशन होते हैं डिनायल के मोड में रहता है। क्या पाकिस्तान आज भी डिनायल के मोड में? और पाकिस्तान ने तो 26/11 के बाद अपने लोगों को डेड बॉडी तक नहीं ली थी, करगिल के बाद नहीं ली थी, अपने सैनिकों की डेड बॉडी नहीं ली थी, और आज कम से कम भारत खड़ा तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हमारा आदमी है, छोड़ो, गलत ढंग से पकड़ा है। कयूम साहब से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज ज्यूरिसडिक्शन का मामला अगर कह रहे हैं तो ज्यूरिसडिक्शन का मामला सेटल हो गया है। आज आप आज का डॉन अखबार पढ़ लें और खुद वो जितने भी रिटायर्ड ज्यूरिस्ट हैं आपके, वो सब कोस रहे हैं। जवाब दे दीजिए। जी हाँ, मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, अंडरस्टूड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आपके सारे ज्यूरिस्ट का ये बयान है कि आपका केस ये है कि उसको काउंसलर एक्सेस दी जाए, अभी इसके ऊपर बात होनी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अगर आप इतने शादियाने बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी बाकी क्या देखना है, वो मुझे समझा दीजिए। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो वही चीज समझाने वाले, समझा दीजिए। जो बेसिक चीज है वो कि ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर आप कॉन्टेस्ट, मैं इस पे बोलना चाहूंगा, ज्यूरिसडिक्शन जो है, ज्यूरिसडिक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और आज के अखबार डॉन में यही बात कही जा रही, पाकिस्तान को अगर ज्यूरिसडिक्शन पे शक था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों गया? जितने रिटायर्ड आपके ज्यूरिस्ट हैं और जो बड़े बड़े वकील हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये गलत जगह पर जाके इन्होंने फंस गए। अभी सिचुएशन ये है कि आप वहां से वापस नहीं आ सकते, यू कैन नॉट बैक ट्रैक फ्रॉम देयर। इंटरनेशनल ओपिनियन आपके खिलाफ चली जाएगी, इसको आप छोटा मत समझें, ये पूरा मुकदमा वहां चलेगा और आपको पूरा मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अगर 152 दिन की मोहलत है, अगर ये 152 दिन की मोहलत है, तो इसको आपने आईसीजे में क्यों नहीं कहा? इसको आपने आप इनफॉर्मली आपके काउंसिल ने कहा, लेकिन इसको सबमिट नहीं किया आपने। सिद्दीकी साहब एक मिनट, नलिन कोहली की बात सुन लीजिए, सरकार की तरफ से बात सुन लीजिए। सरकारी पार्टी के प्रवक्ता है नलिन कोहली, सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रवक्ता है नलिन कोहली जी। आखिरकार पाकिस्तान किस खामख्याली में है? क्या सपने देख रहा है कि एक की कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुना है? दीपक जी, मैं इसमें 3 अलग पहलू पे बोलना चाहूंगा। पहले एक वकील के नाते, और मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पास ये जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, पाकिस्तान ने पहला अपना प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया था मेंटेनेबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन पे, और उन्होंने कहा था कि वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी होने के नाते जो केसेस एस्पियोनाज या जासूसी के हैं या टेररिज्म से हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, तो केस मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2008 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके तहत भी ये अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं बन पाएगा ज्यूरिसडिक्शन। ये दोनों जो चीजें रिजेक्ट हुई हैं, क्योंकि वियना कन्वेंशन के अंदर स्पष्ट है कि कोई एक्सप्रेस, मतलब कोई स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि उन केसेस में जहां जासूसी का आरोप हो तो ह्यूमन राइट्स नहीं लगेंगे, मानवाधिकार हट जाएंगे और काउंसलर एक्सेस डिनाई किया जा सकता है। और उसी तरह कि अगर बायलैटरल रिलेशनशिप किसी दो देश के बीच में एग्रीमेंट है,
उसमें भी वियना कन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जा सकते। इसके बाद तो इस पे गए तो बड़ा स्पष्ट है आज का ऑर्डर। सेकंड है, जो पाकिस्तान बार बार उनके अलग अलग विशेषज्ञ आज टीवी पे कह रहे हैं कि अभी सबूत नहीं किया गया, तो इस बात में प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान ने वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों कुलभूषण जाधव के कन्फेक्शनल टेप को प्ले करने का प्रयास किया। यदि प्ले करने का प्रयास किया तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ अपने सबूत दिखाना चाहते थे, उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हर दलील जो पाकिस्तान के वकील ने रखा वो उसे स्वीकारा नहीं गया है, उसे सर्वसम्मति से हर व्यक्ति ने वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नकारा है और भारत के पक्ष में यह ऑर्डर दिया है। अब तीसरी बात आ जाता है कि ये ऑर्डर इंटरिम है। हां इंटरिम है, लेकिन महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ऐतिहासिक है, क्योंकि काउंसलर एक्सेस डिनाई करने के बाद वहां पर जो स्थिति है कानूनी प्रक्रिया में, जहां कहा जा रहा है कि कोई वकील उसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, उस स्थिति में रोक लग गई है। अब पाकिस्तान पे ये चिंता उठ जाएगी कि यदि वो काउंसलर एक्सेस ऐसे ऑर्डर के बाद डिनाई करता है तो पाकिस्तान पे और गंभीर प्रश्न उठेंगे। क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया कि काउंसलर एक्सेस देकर वो दिखा नहीं सकते? दूसरा प्रश्न उठेगा कि क्या पाकिस्तान सिग्नेटरी होकर, इंटरनेशनल सिग्नेटरी होकर अलग अलग कन्वेंशन से अपना हाथ धो सकता है? ये उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि ये है तो फिर प्रश्न उठेगा कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुआ जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से साइन हुआ, क्या ये अपना हाथ ऐसे ट्रीटी से भी धो सकते हैं? अब आते हैं राजनीतिक पहलू पे। राजनीतिक पहलू में जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करें, इस केस ही नहीं, जहां जहां भारतीयों के अधिकार की बात हो, चाहे यमन में हो, अफगानिस्तान में हो, जहां पर दिक्कत आई, संकट आई, सरकार खड़ी रही है, हर प्रयास किया है। तो आज हमें खुशी है कि कुलभूषण यादव के लिए और उनके परिवार के लिए और देश में जो सब लोग चिंतित है, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, मोदी जी की टीम ने उस काम को किया। उस टीम के कई वरिष्ठ मंत्रियों, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे सुषमा जी हो, राजनाथ जी हो, सबने किया। और खासकर से हरीश साल्वे जी, वरिष्ठ वकील, जिन्होंने ₹1 के टोकन के ऊपर जाकर इस केस को लड़ा है और भारत के एक मजबूत केस को और मजबूती से वहां पर प्रयोग किया है, जो ये ऑर्डर आज संभव हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत का अंतर देख लीजिए। पाकिस्तान अपने नागरिकों को ओन नहीं करता है। जितने आतंकवादी ऑपरेशन होते हैं जिसमें साफ साफ सबूत होते हैं कि पाकिस्तानी लोग हैं, अजमल अमीर साहब का नाम, करगिल में जितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए उनका नाम, ये तमाम नाम है, इनको ओन नहीं करता है। लेकिन भारत में कम से कम ये हिम्मत तो है कि अपने इंसान को न केवल ओन करता है बल्कि उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झगड़ा भी करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपील भी करता है। यही मैं जानूंगा सिद्दीकी साहब से कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये मूलभूत अंतर क्यों है, क्योंकि क्या पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है? ब्रेक के बाद। तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो बयान आए हैं, जो इंडिकेशंस आए हैं, उससे यही लग रहा है, उससे यही दिखाई पड़ रहा है। क्या वो ओपनली डिफाई कर सकता है? सीधे चलते हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल के पास। जयवीर, आप इस इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहेंगे? और मैंने ये भी देखा कुछ कांग्रेसी नेताओं को कंजूसी करते हुए, सरकार को बधाई देने में कंजूसी करते हुए, ये कंजूसी क्यों? कोई कंजूसी नहीं है दीपक जी। मैं अपनी बात ही मुबारकबाद से शुरू करता हूं। सबसे पहले हर भारतीय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हरीश साल्वे जी को, भारत सरकार को, सुषमा स्वराज जी को, जिनकी मेहनत ये रंग लाई है, बहुत बहुत बधाई। जाधव परिवार को और वो हजारों करोड़ों भारतीय जो प्रार्थना कर रहे थे कुलभूषण के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। कानूनी बात नलिन जी ने रखी है, पर मैं 2 बातें जोड़ना चाहूंगा। पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट हैं बार बार ज्यूरिसडिक्शन शब्द यूज कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऑप्शनल प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी हैं, जिसमें शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी ऑप्शनल प्रोटोकॉल साइन करता है, पहला। दूसरा, ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल रूटीन है। 15 जजेस ने यूनानिमस फैसला दिया है, मतलब उनकी आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, और वो इसलिए दिया है क्योंकि स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था, आपने काउंसलर एक्सेस दिया कि नहीं दिया। आज हुआ यह है कि अंध भारत विरोधी सरकार जो नवाज शरीफ की सरकार है, उसको शराफत का आईना दिखाया गया है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए?
100% सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान एक ढीठ और मोटी चमड़ी का मुल्क है। सरबजीत के केस में क्या हुआ आपने देखा। 4 उदाहरण है विश्व में जब देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से मना कर दिया। पहला सन 1984 अमेरिका ने निकारागुआ केस में, फिर ली ग्रांड केस में जो एक जर्मन को फांसी दे दी गई जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मना किया था। फिर यूएस में एक अवीना केस कहा जाता है जहां से 50 मेक्सिको के लोगों की फांसी रोकी गई थी, फिर भी टेक्सास ने फांसी दे दी। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब भारत अगर पाकिस्तान नहीं मानता क्या कर सकता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जिम्मेदारी है, जिनके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है, कि वो देखें अगर कोई देश आईसीजे के फैसले पे अमल नहीं करता तो वो उसको फोर्स कर सकते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स सब हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि पाकिस्तान छल कपट कर रहा है तो तुरंत ये बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ध्यान में आनी चाहिए। चीन, फ्रांस और हर वो देश जो परमानेंट मेंबर और वीटो पावर रखता है उससे ऑलरेडी बातचीत शुरू कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान कोई और पैंतरा अपना ना पाए। और एक बहुत कड़ा संदेश गया है पाकिस्तान को कि आप बंद कमरे में अंधेरे में खुद ही वकील और खुद ही जज बन के किसी बेगुनाह हिंदुस्तानी को फांसी पे नहीं लटका। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोली जयवीर शेरगिल साहब। और यही सवाल लेकर हम चलते हैं पाकिस्तान। सिद्दीकी साहब, सवाल यह है कि करगिल के वक्त भी आपने जो पाकिस्तान के सैनिक थी उनके लाश को उठाने से इनकार कर दिया, भारत उनके कॉफिन आपको देता रहा। यही बात 26/11 में हुई, यही बात आतंकी हमले में हुई। कम से कम भारत ने कुलभूषण जाधव को ओन तो किया ना, हेग में कम से कम उसका केस तो लड़ा ना। पाकिस्तान में ये हिम्मत नहीं है और भारत जब ये हिम्मत जुटा रहा है तो आप नानुकुर कर रहे हैं कि नहीं कोर्ट ने तो ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया, जबकि कोर्ट का फैसला सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ है। सवाल ये है कि आपके यहां भी एंटी टेररिज्म कोर्ट है, फिर आर्मी कोर्ट में क्यों ट्रायल करने की जरूरत थी जो बंद कमरे में ट्रायल होता है? कसाब का ट्रायल खुले कमरे में हुआ था। आपकी जज्बाती तकरीर खत्म हो गई। ये जज्बाती तकरीर नहीं, जज्बाती तकरीर नहीं, ये फैक्ट्स है, ये हार्ड फैक्ट्स है सिद्दीकी साहब, जिसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ हार्ड फैक्ट्स, तो फिर कुछ हार्ड फैक्ट्स मुझसे भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल। गुजरात के फसादात का दहशतगर्द आपका प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। आपके यहाँ पे गौ माता को जिबा करने के ऊपर वहां पे लोगों को कत्ल व गारत की जाती है। आपके यहाँ बसों के ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है जिसको मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है जिसको मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिद्दीकी साहब, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मैं इसको कतई नहीं एक्सेप्ट करूंगा। पाकिस्तान के पास पंजाब के सिवा कुछ नहीं, आप जानते हैं। बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके हाथ से निकल गया है, गिलगित बाल्टिस्तान आपके हाथ से निकल गया है, सब कुछ आपके हाथ से निकल गया है। आप सीपेक नहीं बना रहे हैं। नवाज शरीफ के पास सिविलियन हुकूमत पूरी तरह से नहीं है, आर्मी वहां पर आधा राज कर रही है। ऐसे में आप भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारत में ये होता है। कम से कम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ना। चले, आपको मुबारक हो अगर आप इस किस्म की, आप हम पे कहते हैं कि हम सेल्फ डिनाइल में रहते हैं, सेल्फ डिनाइल में तो शायद आप भी हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं और इंडिया का टेलीविजन चैनल है और मुझे ये ऐसा लगा कि कोई जर्नलिस्ट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। तो आप इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूं। भारत के 125 करोड़ लोग भारत के स्पोक्स पर्सन है। चले, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि आपका हक है भाई, आप गवर्नमेंट के साथ आप उसको साथ दीजिए, उसके जो पॉलिटिकल एजेंडा आप उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन हकीकत ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि कुलभूषण के ऊपर इल्जामात गलत साबित हो गए। अदालत ने यह कहा है कि इसकी डेथ सेंटेंस अभी रोक दो। अभी रोक दो का मतलब यह है कि जब कॉन्सुलर एक्सेस के हवाले से जो बातचीत होगी तो इसका ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान बाद में जाके मुकदमा जीत जाए। आप स्टे ऑर्डर लेकर के अगर खुश हो रहे हैं, आप खुश होते रहे। असल मुकदमे का फैसला जब पाकिस्तान के हक के अंदर आ गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ इसको कुलभूषण को फांसी दे दो,
अभी उन्होंने कहा फांसी रोक दो। सर ये पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है जो एक दूसरे फैसला सुना दे, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ रूल्स और प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। ये पाकिस्तान की कैंगारू कोर्ट नहीं है जो एक दिन में बिना अपील, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कोई सबूत फैसला सुना दे, जैसा कुलभूषण जाधव के लिए सुना दिया आपने। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टे को आप मानना नहीं चाहते। अच्छा नहीं, बात सुन लीजिए। 2008 के अंदर काउंसलर एक्सेस नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर स्पाइस को, टेररिस्टों को ना देने का फैसला, उस पर आपकी हुकूमत ने दस्तखत किए थे कि नहीं किए थे? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पूरे ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर आकर के। अरे कयूम साहब, बात तो सुन लो, थोड़ा बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। ये देखिए भाई साहब, ये कॉपी आप देख लीजिए, आप अपने कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर है, आप ईमेल कर दीजिए इनको। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ शहरियों को गुमराह कर रहे हैं, जजमेंट को ही तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप लीगल, अरे भाई लीगल मेरे प्लेन पे बात नहीं कर रहे, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। कयूम साहब, आप अपनी मोदी सरकार को, जो कि एक दहशतगर्द सरकार है, जो जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप करें, आपकी खुशी है। आप सर आपके यहाँ बलूचियों के साथ क्या हो रहा है ये बता दीजिए। आपके यहाँ बलूचियों के साथ क्या हो रहा है ये बता दीजिए। आपके यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी है ये बता दीजिए, जरा इसका जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आधा अंधेरे में क्यों, इसका जवाब दे दीजिए। अरे ये क्या बताएंगे, पाकिस्तान के कश्मीर में इस तरह से नहीं होता जिस तरह के इंडियन कश्मीर में बच्चों पे, औरतों पे पैलेट गन्स चलाई जाती है। अरे कयूम साहब, बच्चों और औरतों को आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चे और औरतों को आप इस्तेमाल करते हैं स्पाइंग के लिए। आप बुरहान रब्बानी, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, कहते हैं कुछ और भगत सिंह आपका हीरो है। अगर भगत सिंह हीरो है तो बुरहान रब्बानी किस तरह से आपका मुजरिम हो गया? आप वहां पर जद्दोजहद करें। आप जो है अपना चेहरा कुलभूषण के ने आपका हीरो हाफिज सही दे रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट। आपका हीरो हाफिज सही दे रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट। दीपक जी ये सदमे में हैं, दीपक जी ये सदमे में हैं, क्यों हम इस बकवास को सुन रहे हैं? आप लीगल प्लेन के ऊपर बात सदमे में हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, तो तर्क और अतर्क से हटके बकवास में आ गए, तो हमें क्यों सुनना है? एक बात सुन लीजिए, ऐसा है, इनको बकवास करना है, करें, हम लोगों को क्यों सुनना पड़ेगा? रिटॉरिक्स के ऊपर बात करनी है। उन्होंने हो गए, समझा गए, क्या हो गया, छोड़िए ना, हमें क्यों इस बकवास को आगे सुनना है? चलिए छोड़िए। कयूम साहब, मैं बातचीत को यहीं रोकूंगा क्योंकि आप अब तर्क पे नहीं आ रहे, आप अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर नहीं आ रहे, आप उससे अलग जा रहे हैं, आप रिटोरिक पे जा रहे हैं, आप डिनाइल के मोड में हैं। आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत को अब क्या करना चाहिए करते हुए अपनी और फजीयत करने में पैनल में पाकिस्तान को रोकूंगा। कयूम साहब मैं आपको रोकूंगा। छोड़िए कयूम साहब, रेटरिक को छोड़िए और तर्क पे आइए। तर्क जो हार्ड फैक्ट्स है उस पर आ जाइए। देखिए दीपक जी, जो आपने सवाल किया कि अब भारत को क्या करना चाहिए, देखिए भारत ने 2 चरणों का जो नतीजा है उसमें जीत हासिल कर ली है। अभी तीसरे जो चरण आने हैं जिसके अंदर में हम जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में मेरिट ऑफ द केस के ऊपर में, जिसका एक नमूना उन्होंने तो दे दिया, उन्होंने कह दिया कि प्राइमा फेसिया है आज के दिन में। जो आर्टिकल 1 है ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर में, वो ये कहते हैं कि इसमें जुरिडिक्शन है, तो एक बहुत बड़ी जीत है। और 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट को टोटल नकार दिया। तो ये तो हट करके जो भारत नहीं मांग रहा था इस दौरान, उस पर भी जजमेंट आ गई है। इसके अलावा भारत को करना क्या है, भारत को और भी शार्प तरीके से, तेज तरीके से जो हमने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है, जिसको मैं कहता हूं स्ट्रैटेजिक भाषा में उसको कहते हैं ऑप्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान टोटली फ्लैट हो चुका है, टोटली फ्लैट हो चुका है। सीधे चलते हैं दहेग, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आज आपकी भारतीयों से बात हुई होगी, आज आपकी हेग में भारतीय अधिकारियों से बात हुई होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत अब आगे क्या करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या अपील को लेके जाएगा, या क्या कानूनी रास्ता अपनाएगा, या क्या डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएगा? आप क्या समझ पाए भारतीय अधिकारियों को सुनकर?
तो दीपक जी, ये प्रश्न मेरे लिए सर? जी बिल्कुल। दीपक जी, बिल्कुल, ये आज मेरा 8वां दिन था यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और लगातार जिस तरह से जो ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, रजिस्ट्रार हैं, भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेट्स, लॉयर्स और जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, जो कि और बाकी ऐसे कई देशों में जो केसेस होते हैं उनमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सबसे बात करके केवल एक ही बात कल शाम तक भी यही सामने आ रही थी कि भारत का केस काफी मजबूत है, और जो पाकिस्तान का जो आर्ग्यूमेंट और अप्रोच रहा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी तरह से नकार दिया है। इसके साइन कल ही दिखना शुरू हो गए थे, जब पाकिस्तान का ये अप्रोच था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसे कोई अर्जेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है कुलभूषण जाधव के केस को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान सरकार कोई जल्दबाजी में उसे फांसी नहीं देने वाली है। ये आर्ग्यूमेंट रखने के बावजूद अगर आप देखेंगे कि 10 दिन के भीतर ही भारत सरकार के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करने के 10 दिन के भीतर ही दोनों सरकारों की सुनवाई भी हो जाती है, उस पर ऑर्डर ऑन प्रोविजनल मेजर्स भी आ जाता है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है अंतर्राष्ट्रीय अदालत द्वारा। यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रार और जो ऑफिशियल्स हैं आईसीजे के हेग में, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कोई केसेस मूव नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई 1 या 2 जज नहीं बैठते हैं, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं। हमारे केस में भी 15 जजों को बैठना था, जिनमें से कि 4 नहीं आ पाए, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अर्जेंसी देखते हुए, जो भारत सरकार ने प्ली दी थी, जो पिटीशन किया था, उसकी अर्जेंसी को देखते हुए जजेस को बुलाए, उनमें से भी 15 में से 4 जज नहीं आ पाए, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस पे था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी तरह से भारत के साथ में उसका रुख भारत की तरफ दिखाई दे रहा है। जो आर्ग्यूमेंट है भारत का, जो अप्रोच है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ, ये फैसला उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, जो अभी बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जरूरत है। एक 50 पेज का ऑर्डर कॉपी यहाँ पे इशू हुआ है, जो कि वेबसाइट पर भी कल या परसों तक में आ जाएगा। वो इंग्लिश में है, डच में है और फ्रेंच लैंग्वेज में भी है। जो भी उन्हें ठीक लगे वो पढ़ लें, तो उसमें उन्हें क्लियर पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी तरह से, चाहे जुरिस्डिक्शन का मामला हो, चाहे राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन का मामला हो, चाहे रिस्क ऑफ इर्रिपेरेबल प्रेजुडिस एंड अर्जेंसी का मामला है, ये सारे अलग अलग पहलुओं पे उन्होंने अपना निर्णय पूरी तरह से क्लियरली दिया है। जो ऑर्डर ऑन प्रोविजनल मेजर है वो केवल ये कह रहा है कि कुलभूषण जाधव की फांसी पे अभी स्टे लगेगा, लेकिन इसके अलावा भी चाहे वियना कन्वेंशन हो और जुरिस्डिक्शन का मामला हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इस पर भी कोर्ट ने बहुत क्लियरली बयान दिया है, जो एक अपना ओपिनियन दिया है, जो कि आगे हियरिंग में सामने आएगा पूरी तरह से, कि ये पूरी तरह से भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें से कुछ भी जो भी पहलू है, एक भी पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान की तरफ एक भी पहलू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में आमादा हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के जितने भी प्रतिनिधि भारतीय चैनलों पर बैठ रहे हैं, वो कंफ्यूज करने वाली बात कह रहे हैं, वो पुराना राग गा रहे हैं, और उनके इस राग से भारत की डिप्लोमेसी को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी की सरकार की ये बहुत बड़ी जीत है, विदेश मंत्रालय की ये बहुत बड़ी जीत है, हमारे लीगल सिस्टम, हमारे वकील हरीश साल्वे की ये बहुत बड़ी जीत है, जिन्होंने सिर्फ 1 रुपए की फीस लेकर इस पूरे मुकदमे को द हेग में लड़ा था। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। भारत पाकिस्तान को इस तरह से एक्सपोज करता ही रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए अंदर की बात।